जय हिंद बच्चों, मेरा नाम हिमांशु सोम और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं डेल्टा डिफेंस के ऑनलाइन पोर्टल में। तो हम लोगों ने एक सीरीज़ चलाई हुई थी शेरशाह 2.0 करके, जिसमें क्वेश्चन सीरीज़ थी और इसमें आपको इंग्लिश के क्वेश्चन मिल रहे थे और जीएस के क्वेश्चन मिल रहे थे। एक वीडियो आप लोग को मिली थी जिसमें कुछ 40 क्वेश्चन थे और इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और तरीका बेटा वही है कि जो आपको इसमें नहीं आता वीडियो को पॉज करो 10 सेकंड के लिए, पहले खुद देखो, फिर आंसर देखो, उसके बाद उसका एनालिसिस करके अपना जो आपने रजिस्टर बनाया हुआ है और जो आपके नोट्स हैं उसमें उसको ऐड ऑन करते हुए चलो, तब इसका फ़ायदा है, वरना इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है बेटा, तो चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन इस वीडियो की पहली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वाड ग्रुप के बारे में पूछ रखा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है और क्वाड ग्रुप के बारे में पूछा है कि क्वाड ग्रुप है क्या। क्वाड ग्रुप में अगर आपको पता हो कि मेंबर कौन कौन से होते हैं, क्वाड ग्रुप में 4 कंट्रीज़ मेंबर हैं। 4 कौन कौन है? इंडिया है, यूएस है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है बच्चे, अब इनमें पूछा हुआ है नॉट, इनमें से कौन सा नहीं है। तो इंडिया भी है आपका, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, तो कौन सा नहीं है? कनाडा नहीं है। ठीक है, और ये क्वाड ग्रुप बना कब था? ये 2007 में बना था। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं इसको, और ये बेसिकली टू काउंटर चाइना। ठीक है, चाइना के अगेंस्ट बनाया गया ये ग्रुप इसलिए है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में नेम ऑफ डैम्स हैं और ये कुछ स्टेट्स हैं। ठीक है, तो जो डैम्स न्यूज़ में रहते हैं और इनके जो केसेस चलते रहते हैं उसको चलते ये करंट अफेयर के अच्छे टॉपिक होते हैं। तो सीधा सीधा पूछ लेते हैं या मैच द कॉलम में पूछ लेते हैं कि भाई ये कौन सा डैम कहाँ पे है। ठीक है, ये देख लो, तो ये दिया हुआ आपका मयूरकाशी, मैतूर, नागार्जुन सागर और हीराकुंड। तो अगर आपको सिर्फ इतना पता है, जैसे भाई मेरे को इनमें एक का तो कंफर्म पता है मेरे को कि जो ये मयूरकाशी है ये तमिलनाडु में है। तो अगर सिर्फ हमको इतना ही पता है, फिर चेक करो कि फर्स्ट के सामने फर्स्ट कौन से में आ रहा है। फर्स्ट के सामने फर्स्ट 4 में से 2 में आ रहा, तो ये हट गया, ये हट गया। एलिमिनेशन टेक्निक से हमें सिर्फ एक डैम का पता है और हमने 50% क्वेश्चन अपना क्या कर लिया? ठीक कर लिया। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे होगी। बाकी मेरे को पता है कि ये जो नागार्जुन सागर है ये इधर है आंध्र प्रदेश में, मैटूर यहाँ पे है। ठीक है, और हीराकुंड उड़ीसा में होगा ये। ठीक है, हीराकुंड ये डी का 3, हाँ ठीक तो है, हीराकुंड उड़ीसा में होगा। तो इसका आंसर होगा ये ए, इसका ए आंसर होगा। ये डैम है जो न्यूज़ में रहते हैं और इनको देख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कराची सेशन के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे सेशन हुए हैं, लेकिन मैंने क्लास में बताया था कि हमको सिर्फ याद कौन से रखने हैं? हमको याद वो वाले रखने हैं जो सेशन जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है। और इंपॉर्टेंट कैसे याद रखना है? कि उसका प्रेसिडेंट कौन था और फिर कि वो कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था। तो जो सिग्निफिकेंस थी इस सेशन की 1931 की वो क्या थी। लेकिन क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ लिया करो। इसमें पूछ रखा है कि इज आर इनकरेक्ट कि इन दोनों में से गलत कौन सा स्टेटमेंट है। सही नहीं पूछ रखा है इन्होंने। फॉर द फर्स्ट टाइम A list of socio-economic principle was put forward in the resolution of this session। तो ये ठीक है क्या? जो ये इन्होंने कहा है ये ठीक है क्या? गलत पूछ रखा है इसमें, ये सही है या गलत है? सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम आया था क्या इसमें? 19 फंडामेंटल राइट्स थे और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम था। ठीक है, ये था। तो इसमें से गलत कौन सा है? गलत तो इसमें से कोई सा भी नहीं है। ये बात भी ठीक है भाई, ऐसा ही हुआ था। रेजोल्यूशन जो पहली बार आया था वो इसी में आया था 1931 के जो सेशन था, इसमें पहली बार फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी और किसकी बात हुई थी? नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की बात हुई थी। इसी सेशन में क्या हुआ था? इन दिस सेशन द आइडिया ऑफ इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाज पुट फॉरवर्ड। ये आइडिया दे दिया गया था इस ही सेशन में। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, इसमें इन्होंने करेक्ट पूछ रखा है कौन सा है। तो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर देख के इसमें बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ये भी ठीक है और ये सेकंड स्टेटमेंट भी इसमें ठीक है। और इसमें हमें पूछा क्या था कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट तो इसमें कोई सा भी नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नीदर 1 और नॉट 2। दोनों ही स्टेटमेंट इसमें ये बिल्कुल ठीक हैं। और पूछा हुआ हमसे क्या था कि इसमें से गलत कौन सा है, तो गलत इसमें से कोई सा भी स्टेटमेंट नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है इंग्लिश एजुकेशन का? मकोलेज मिनट को बोला जाता है, वादा एजुकेशन को, या वुड डिस्पैच को, या एलिफ वस्टिन्से मिनट को? किसको बोला जाता है? मकोलेज मिनट तो इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी कि हमें कुछ सेक्शन ऑफ इंडियंस को पढ़ाना है, ठीक है, उससे था ये रिलेटेड। वर्धा स्कीम से इनका कोई मतलब नहीं था। मैग्ना कार्टा बोलते हैं एजुकेशन को किसके? वुड डिस्पैच को। किसको बोलते हैं? वुड डिस्पैच को। नेक्स्ट है आपका, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन फीका इन जून 2022? बताओ इसमें से कौन हुई है? मिथाली राज या ये कौन सा है? इनमें देख के बताओ जरा। इसका आंसर है क्या? लीज़ा। क्या आंसर है इसका? लीज़ा। मिथाली राज तो जो ये हमारी फॉर्मर कैप्टन रही हैं वो हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये 46। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें पूछ रखा है हमसे कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। पॉलिटिका है ये देखो जरा क्या है। ओनली पार्लियामेंट हैज़ पावर टू लेजिस्लेट ओवर अ सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। ओनली क्या आ रहा है? ओनली। और मैंने क्या कहा था कि जहाँ भी ओनली आ जाए और एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आए वो गलत होता है ज़्यादातर। लेकिन 3 तरह की लिस्ट होती है हमारे पास, सब्जेक्ट, स्टेट वाली, सेंटर वाली और कंकरेंट वाली। स्टेट वाली जिस पे सिर्फ स्टेट लॉज बना पाएंगे, सेंटर जिस पे सिर्फ सेंटर लॉ बनाएगी, और कंकरेंट लिस्ट होती है जिस पे सेंटर और स्टेट दोनों बैठ के लॉ बना सकें, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोल रखा है? ओनली पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू लेजिस्लेट ओवर सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? बिल्कुल गलत, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि सिर्फ पार्लियामेंट ही कंकरेंट लिस्ट पे बना सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कंकरेंट लिस्ट है तो उस पर स्टेट भी बना सकता है। बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू लेजिस्लेट ओवर अ सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। ये ठीक है। यही तो बताया भी कि कंकरेंट लिस्ट क्या होती है कि जिस पे सेंटर भी और स्टेट भी दोनों मिलके बैठ के लॉ बना सकते हैं। A legislation made under the concurrent list by parliament should be ratified by half of the state legislature so as to become law of the country. Under the concurrent list एकदम गलत। ओनली स्टेट लेजिस्लेचर वॉज एम्पावर टू मेक लॉ अंडर कंकरेंट लिस्ट, ये भी गलत। ओनली का तो मैंने तुमको थंब रूल बताया था जब पॉलिटी स्टार्ट हुई थी कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, उसमें करके बताया था कि यूपीएससी का ये ट्रेंड है कि जहाँ पे भी ओनली लिख देगा वो वाला स्टेटमेंट ज़्यादातर गलत होगा, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट अगर आपको पता है कि क्या होती है कि जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलके लॉ बना सकते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ठीक है बच्चे। Who popularized the term industrial revolution to describe British economic development during the 18th century? क्रोनोलॉजी पे ध्यान देना। 18th सेंचुरी, इसमें जो बहुत सारे बच्चे हैं वो कार्ल मार्क्स, क्योंकि बहुत फेमस सा नाम है तो इसमें टच करके आ जाएंगे। लेकिन ये है क्या? आर्नोल्ड टोइन भी थे जिन्होंने 18th सेंचुरी में इसको पॉपुलराइज किया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। कार्ल मार्क्स का जो काम था वो लेबर क्लास पे बहुत ज़्यादा था। In the context of 1857 revolt, which of the following is not correct? इनमें से गलत स्टेटमेंट बताना है हमको। देखो जरा पढ़ो इसको। ब्राउन बेस यूज्ड इन एनफील्ड राइफल्स वाज द इमीडिएट कॉज, ठीक है। हमें बताना है गलत स्टेटमेंट। 1857 का रिवोल्ट ही क्यों हुआ था? उसमें से जो सडन रीज़न थे ना, उनमें से एक एनफील्ड राइफल्स थी, क्योंकि ये ऐसे कारतूस थे, ये ऐसी थी राइफल्स के इसमें जो एनिमेशन यूज़ होता था, उसके जो कारतूस थे उसको दांत से ऐसे छीलना पड़ता था, तो उसके ऊपर ये कंट्रोवर्सी थी। तो ये क्या है? एनफील्ड राइफल्स, ये बिल्कुल ठीक हो गया। लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल, ये भी बिल्कुल ठीक है। 1857 के टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग था, ये भी ठीक, ये भी ठीक। ब्रिटिश लॉन्च आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन टू अवॉइड फ्यूचर रिवोल्ट, गलत। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन से ताते तोपे वॉज लीडर इन द कानपुर रिवोल्ट, ये भी ठीक है। जब इसको फ्यूचर में ऐसे रिवोल्ट ना हो तो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन कुछ नहीं हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको हम एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट भी बोलते हैं, एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट भी बोलते हैं, इसको लाया गया था।
ना कि आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन को। ठीक है, तो आपका सही आंसर इसमें होगा, इसमें पूछा हुआ था नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट कौन सा है, सी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी ये सब करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड फॉर द एबोलिशन ऑफ, परमहंस मंडली जो थी वो किस चीज़ के एबोलिशन के लिए बनाई गई थी, सती, कास्ट, चाइल्ड मैरिज या ऑनर किलिंग। ये थी कास्ट सिस्टम के लिए, किसके लिए थी, कास्ट सिस्टम के लिए। परमहंस मंडली किस लिए थी, कास्ट सिस्टम के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग वायकॉम सत्याग्रह। इसके बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। यह क्या पूछा हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पूछ रहे हैं। इट वॉज सत्याग्रह अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट था। ठीक है, महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन दिस सत्याग्रह, ये भी ठीक है, महात्मा गांधी ने भी पार्टिसिपेट किया था इस सत्याग्रह में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू। ये नहीं पूछ रखा कि कहाँ से पास होती है, ये पूछ रखा है कि कहाँ से पास नहीं होती। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर आपको मैप में पता होगा तो यू वुड ईजिली आइडेंटिफाई कि कहाँ से पास नहीं होती। राजस्थान से तो पास होती है, छत्तीसगढ़ से भी पास होती है, त्रिपुरा से भी होती है, उड़ीसा से होती है क्या, उड़ीसा से नहीं होती। ठीक है, इंडिया के 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ये पास करती है। 3 तो आपको मैंने यहीं बता दिए, 5 आप लोग बताओ मेरे को। ठीक है, कि 5 और ऐसे कौन से स्टेट हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट, राबी, नोट में मस्टर्ड, आंसर तो इसका ये है। आप एक काम करना, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, छोटे एग्जाम में भी पूछा जाता है और यहाँ भी पूछ लेते हैं। तुम एक लिस्ट बना लेना जिसमें राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप, इनको पढ़ के जाना कि इनमें से कौन कौन सी क्रॉप आती है। ठीक है, जहाँ तक बात रही हमारी क्वेश्चन की, इसमें से पूछ रखा था कि नॉट मैच करेक्टली, इसमें से ये वाला है जो इन्होंने करेक्ट मैच नहीं किया हुआ है, राबी क्रॉप, मस्टर्ड और ककम्बर नहीं होती। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कौटिल्य सप्तंग थ्योरी ऑफ द स्टेट। कौटिल्य की जो ये थ्योरी थी, ये मतलब इसलिए थी कि स्टेट को किस तरह से चलाया जाता है। ठीक है, इनके ये कुछ नियम थे और उनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। अमत्या तो सिविल सर्वेंट्स को बोलते थे इनके टाइम पे, तो ये थे। जनपद, डिस्ट्रिक्ट्स जो होते हैं उनको बोलते थे। रिलीजियस चीज़ों से रिलेटेड ये थे। धम्मा, ये नहीं था आपका, ये किस में आता है, जैनिज्म में आता है, बुद्धिज्म में आता है, ये आपका इसमें आता है। लेकिन जो कौटिल्य की सप्तंगा थी उसमें धम्मा नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इज आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रखा है इसमें कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इट एनलार्ज द गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द पर्पज ऑफ लॉ मेकिंग। एनलार्ज तो होता ही चला गया था, जैसे मतलब जैसे जैसे क्रोनोलॉजी आगे बढ़ेगी ऐसे ऐसे जो ये लेजिस्लेचर है ये एक्सपेंड करेगा और एनलार्ज होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनका बिल्कुल ठीक है कि इट एनलार्ज द गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द पर्पज ऑफ लॉ मेकिंग। द गवर्नर जनरल वॉज नॉट ऑथोराइज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर, के गवर्नर जनरल जो थे वो ऑथोराइज नहीं थे कि वो नंबर बढ़ा सकें। ऐसा है क्या, गवर्नर जनरल तो उस टाइम पे बहुत अच्छी पावर थी, तो ये तो होने चाहिए। इसमें करेक्ट पूछ रखा, तो ये तो होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रखा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। तो
बी आंसर होगा इसका, ठीक है। और क्योंकि ये जो गवर्नर जनरल थे इनके पास पावर थी कि ये इसको एनलार्ज कर सकते हैं, ठीक है। Which of the following statement about the Attorney General of India is not correct? Attorney General के बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। The person must be qualified to be appointed as the जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ठीक है। कि क्वालिफाइड कितना होना चाहिए, कि जो क्वालिफाइड होना चाहिए इक्विवेलेंट टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ही शी एंजॉयज राइट ऑफ ऑडियंस ओनली इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन इंडिया। ओनली फिर आ गया, थंब रूल बता रखा है, हर जगह काम कर रहा है ये, कि ओनली आ रहा है, जहाँ भी ओनली आ जाएगा एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आ जाएगा, वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ही शी होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी ठीक है। रिसीव रिनोवेशन एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी ठीक है। ऑफिस प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि कुछ भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इसका नहीं होता कि ये 2 साल के लिए है, 4 साल के लिए है, 5 साल के लिए है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जब चाहें प्रेसिडेंट तब हटा सकते हैं, जब चाहें तब हटा सकते हैं, ठीक है। तो इनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कुछ नहीं होता। तो इसका जो गलत स्टेटमेंट है वो ये है, इन्होंने कहा है ही शी एंजॉयज राइट ऑफ ऑडियंस ओनली इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, ये जहाँ चाहें वहाँ बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट इनका गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या हुआ इसमें, बी आंसर हो जाएगा इसका। नॉट करेक्ट पूछ रखा है क्योंकि करेक्ट नहीं पूछ रखा। इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 ईस्ट, विच व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड टाइम। ये प्लस कितना होता है, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट होता है। तो ये आपको यहाँ पे टाइम गिवन है, इसमें जोड़ लो 5 घंटे 30 मिनट, तो कितना होगा आपका PM, ठीक है। ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फेयर, इसमें से लिथोस्फेयर किसको डिस्क्राइब करता है, क्रस्ट एंड अपर मेंटल को करता है। किसको करता है, क्रस्ट एंड अपर मेंटल को करता है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, इसका करेक्ट सीक्वेंस का एक ऐसे याद कर रखा था मैंने, तो कि करेक्ट सीक्वेंस उसके ऐसे याद रख लेना, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ट्रस्ट, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर सबसे बाद में होती है और इसमें हमको सिर्फ कहाँ तक दिया हुआ है, थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर ये आ जाएगा चौथे में, थर्मोस्फेयर ये रहा। 4231, 4231 आपका आंसर ये रहा, ठीक है। तो इससे आपको लेयर याद हो जाएंगी। लेयर कैसे याद रखनी है, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, T फॉर ट्रोपोस्फेयर, ST स्ट्रेटोस्फेयर, मी मीजोस्फेयर, IN आइनोस्फेयर, TH थर्मोस्फेयर और EX एक्सोस्फेयर। याद रहेगा, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ नॉट बीन क्लासिफाइड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। फिर इसमें यही पूछा हुआ है, नॉट क्लासिफाइड। आपसे ये नहीं पूछा कि इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं है। वेस्टर्न घाट तो ऑब्वियसली है, हिमालयाज भी है, इंडो रीजन, ब्रह्मपुत्र रीजन है यार ये, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड ये नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसमें आपका बी, लक्षद्वीप आइलैंड। द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज इश्यूड टू, हेबियस कॉर्पस रिट्स के बारे में, रिट्स क्या हैं, अगर कोई सिंपल भाषा में पूछे कि व्हाट आर रिट्स, तो रिट जो है वो सेट ऑफ ऑर्डर्स हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट भी दे रही है, हाई कोर्ट भी दे रही है, ठीक है। रिट्स जुरिस्डिक्शन सिर्फ एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट के पास है क्या,
एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट के पास है क्या? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली इट इज टू सेट द डिटेन्ड पर्सन फ्री, सेट द डिटेन्ड पर्सन फ्री टू हैव द बॉडी ऑफ। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ प्रोड्यूस अ पर्सन बिफोर अ कोर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 60। इसमें लेक दिए हुए हैं और स्टेट दिए हुए हैं, लेक दिए हुए हैं और इसमें आपके स्टेट दिए हुए हैं। तो देखो जरा कौन से कहाँ पे हैं। काली वैली तमिलनाडु में एक तो पता है हमें, तो एक पता है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। उसके बाद खजियार हिमाचल में, उसके बाद सिक्किम में और वेम्बनाड सबको पता है ये केरला में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इनको देख लेना कि ये कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन से लेक्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द फास्टेस्ट स्पाइनिंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? इनमें से सबसे तेज स्पाइनिंग प्लैनेट कौन सा है? मरकरी है, वेनस है, जुपिटर है या सैटर्न है? क्या आंसर है? जुपिटर। जुपिटर सबसे तेज स्पाइनिंग प्लैनेट है। इन इंडिया द टर्म फ्रॉम दिस इज समटाइम सीन इन न्यूज इज द, ये क्या है? अरे लोकतक लेक में वहाँ पे फ्लोटिंग ऑर्गेनिक मास इन, ये जो ग्रीन से कलर का होता है ना, ग्रीन से कलर का जो पानी के ऊपर जो घास सा आ जाता है उसको बोलते हैं ये। ठीक है, तो ये कहाँ पे आया है रिसेंटली? ये फ्लोटिंग ऑर्गेनिक मास है जो रिसेंटली कहाँ पे है? लोकतक लेक में। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ इंडिया इज नॉट अ लगून? नॉट अ लगून। वेम्बनाड भी लगून है। ठीक है, पुलिकत ले गए, ये भी लगून है, चिली का भी लगून है, तो बहुत अच्छा लगून है। लोकतक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकतक। ये लगून नहीं है। ऑल केसेस रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो हमने जुरिस्डिक्शन पढ़े थे, इनमें से किसके अंडर आएगा? ओरिजिनल कि यानी ये डायरेक्टली उसमें जाएगा और उससे पहले इसको कोई नहीं सुन रहा। कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ना, ये किस में आएगा? अपीलेट जुरिस्डिक्शन में। जब आप अपील करते करते जाओगे तब उसको बोलते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन, तो ये आएगा आपका इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टेक्स्ट ऑफ चरक संहिता इज करेक्ट? चरक संहिता का कौन सा स्टेटमेंट इसमें ठीक है पूछा हुआ है? ये क्या है? फेमस फिलोसफिकल टेक्स्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन द डिबेट्स ऑफ टाइम एंड राइवल पोजिशन है। चरक संहिता क्या है भाई? इट इज़ आयुर्वेदिक फंडामेंटल टेक्स्ट कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ एंशिएंट मेडाइवल प्रैक्टिस। ये ठीक है, आयुर्वेदिक फंडामेंटल टेक्स्ट है इसमें। इसका आंसर क्या है? आयुर्वेदिक फंडामेंटल। इट इज़ अ पॉलिटिकल थ्रिलर विच यू लाइट्स ऑन, इट इज़ अ बुक ऑन ग्रामर एंड रेफर्स टू हिस्टोरिकल। नहीं, तो ये क्या है? ये एक आयुर्वेदिक फंडामेंटल टेक्स्ट की बुक है। चरक संहिता क्या है? आयुर्वेदिक फंडामेंटल टेक्स्ट की बुक है। एंशिएंट का क्वेश्चन है। इन अर्थशास्त्र विविताध्यक्षा वॉज यूज्ड फॉर। विविताध्यक्षा किस चीज़ के लिए यूज़ होती थी? ये पूछ रखा है इसमें इन्होंने। किस चीज़ के लिए यूज़ होती थी? सुपरिटेंडेंस ऑफ पास्चर लैंड, ये इसके लिए होती थी। किसके लिए? सुपरिटेंडेंस ऑफ पास्चर लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन? इनमें से फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या नहीं है? रेनफॉल ऑब्वियसली प्रेसिपिटेशन ही है, तो स्नोफॉल ये भी काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन ही है। फॉग ये नहीं है प्रेसिपिटेशन। हेल भी सॉलिड प्रेसिपिटेशन होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नॉट पूछ रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉग।
इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, साधारण ब्रह्मो समाज, साधारण ब्रह्मो समाज बिलोंग्स टू, साधारण ब्रह्मो समाज किसने बनाया था ये पूछा हुआ है इसमें। ये बनाया था तुम्हारे केशव चंद्र सेन ने। किसने बनाया था? केशव चंद्र सेन ने। राजा राम मोहन राय भी अलग से एसोसिएटेड है, एम जी रनाडे भी। ठीक है, इसका आंसर होगा केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्मो समाज केशव चंद्र सेन, याद रखना। अकॉर्डिंग टू ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ राजपूत, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर एंड हुज ड्यूटीज ऑल्सो इंक्लूडेड दैट ऑफ अ कन्वेयर ऑफ अ ग्रांट। ये बताओ, मेडाइवल एंशिएंट हिस्ट्री में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से आता है कि इनको क्या बोला जाता था? महासंधि विज्ञारिका बोलते थे इनको। क्या बोलते थे? महासंधि विज्ञारिका। एंशिएंट से बहुत चांसेस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछने के कि उस टाइम पे इनको क्या बोला जाता था, या जो ये काम करते थे उनको क्या बोला जाता था, या इनको बोलते थे तो इनका काम क्या था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? महासंधि विज्ञारिका। ये ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ राजपूत के हिसाब से मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर थे, एंड हुज ड्यूटीज ऑल्सो इंक्लूडेड देन दैट ऑफ कन्वेयर ऑफ ग्रांट्स। ओके की रिपोर्ट। 71, वेयर वॉज द फर्स्ट नॉन अलाइन मूवमेंट समिट हेल्ड? नॉन अलाइन मूवमेंट थी क्या? जिसमें हमने अलाइन होने के लिए, मान लो दो पोल्स थे उस टाइम पे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के, ठीक है, रशिया और यूएसए वाला, तो हमको या तो उधर होना था या तो उधर होना था, बट वी रिफ्यूज टू चूज़ इधर साइड, और हमने क्या चूज़ किया? नॉन अलाइन, के हम लोग अलाइन नहीं होंगे। तो उसकी जो पहली मीटिंग थी वो कहाँ हुई थी? बेलग्रेड में। ईयर भी याद रख लेना, 1 सितंबर 1961 में हुई थी इसकी मीटिंग पहली। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, बॉम्बे प्लान वॉज ड्राफ्ट प्लान ऑन। बॉम्बे प्लान, पिछली वाली वीडियो में भी इसका जिक्र था कि बॉम्बे प्लान किस चीज़ के लिए थी? पार्टीशन ऑफ कंट्री के लिए थी क्या? नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? नहीं। इसके लिए तो माउंटबेटन प्लान था और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। फॉरेन पॉलिसी के लिए? नहीं। तो ये किस लिए थी? इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए। बॉम्बे प्लान किस लिए था हमारा? इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वॉज लेड बाय। अब इसमें पूछा गया फाउंडेशन, ठीक है। मैग्ना कार्टा अगर कोई पूछता है तो मैग्ना कार्टा तो आपका कौन है? वुड डिस्पैच। लेकिन इन्होंने पूछा है कि फाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये मकौले मिनट ऑफ 1835 से हुई थी। हालांकि इन्होंने ये हमारे अच्छे के लिए नहीं किया था, ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी कि जो कुछ सेक्शन ऑफ इंडियंस हैं हम उनको एजुकेट कर देंगे, वो सिर्फ स्किन से और कलर से होंगे इंडियंस, बाकी टेस्ट में कैसे होंगे? फॉरेनर्स, ठीक है, यानी ब्रिटिश। ये इनका प्लान था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज फर्स्ट टू अंडरगो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ पे आया था? जापान, फ्रांस, जर्मनी या ब्रिटेन? सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपका ब्रिटेन से शुरू हुआ था, ब्रिटेन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल खुदाई खिदमतगार वर्ज। खुदाई खिदमतगार पिछला जो वीडियो था उसमें ये मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था कि इसकी ये चीज़ें याद रख लेना। ये देखो इसमें काम आ गई आगे, अ रिवोल्यूशनरी ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स इन बंगाल। ये तो गलत है बिल्कुल ही, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ कांग्रेस लेड बाय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद टू टेक अप द खिलाफत इशू। ये भी बिल्कुल ही गलत। अ रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पारसी कम्युनिटी, एकदम गलत। नॉन वायलेंट रिवोल्यूशनरी ग्रुप लेड बाय खान अब्दुल गफ्फार। इनके बारे में बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि इनको क्या बोलते थे? फ्रंटियर गांधी। इनको फ्रंटियर गांधी बोलते थे, और इन्हीं की ये एक वॉलंटियर ब्रिगेड थी जिसको खुदाई खिदमतगार बोलते थे। खुदाई खिदमतगार का भी दूसरा नाम क्या था? एक और नाम था इनका जिनको रेड शर्ट्स बोलते थे। तो ये कुछ फैक्ट थे जो मैंने पिछली वीडियो में तुम लोग को बताया था कि इनको याद रखना। अमंग द फॉलोइंग सत्याग्रह विच वॉज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी। इनमें से ऐसा कौन सा सत्याग्रह था जिसको महात्मा गांधी ने लेड नहीं किया था? सत्याग्रह इन खेड़ा, ये तो ऑब्वियसली था, ठीक है। जो इनका तीसरा हुआ था गुजरात में,
वो यहीं पे था, फेलियर, क्रॉप फेलियर का। सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट बिल्स, रोलेट एक्ट के लिए भी थे ये। महास्वेत वाटर टैंक सत्याग्रह, वाटर टैंक सत्याग्रह तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। वेकोम सत्याग्रह में भी था कास्टिज्म के लिए। तो ये कहाँ पे नहीं थे इन्वॉल्व? सी, वो स्वीट वाटर टैंक सत्याग्रह में ये इन्वॉल्व नहीं थे, बाकी सब में इन्वॉल्व गांधी जी थे। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ जोग्राफिकल फिनोमिना। इसमें आपको ये कुछ फीचर्स बताए हुए हैं और फिर पूछ रखा है कि ये इन चारों में से है क्या। लाइटनिंग है, टोर्नेडो है, विली विली है, या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है। इट जनरली occurs in middle latitude over the sea or on land during the spring and summer. It is a small diameter column of violently rotating air development within a convective cloud and it is in contact with। देखो अगर साइक्लोन होता तो वाटर का भी टेम्परेचर दे के रखता कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए वाटर का, या क्या क्या वो सब है, 27 डिग्री वाला वो है। इसमें वो सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग एटमॉस्फेयर वोर्टिसेस विच कैन जनरेट द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स नोन ऑन अर्थ। स्ट्रॉन्गेस्ट विंड नोन ऑन अर्थ, इसी से समझ जाओ। तो ये लाइटनिंग भी नहीं है, ट्रॉपिकल साइक्लोन भी नहीं है, विली विली भी नहीं है, ये क्या है? टोर्नेडोज हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट विंड से हमें बिल्कुल पता लग गया, टू बी नोन ऑन अर्थ। अर्थ पे इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होती ही नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? टोर्नेडोज। द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आर एस्टेब्लिश्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ पंचायत राज। फंडामेंटल राइट्स में इनका कोई जिक्र है क्या? नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो 11 ड्यूटीज़ हैं उनमें कोई जिक्र है? उसमें भी नहीं है। पर हाँ, डीपीएसपी हमारी आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40, जो गांधीयन है और ये बोलता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत्स। ठीक है, ये है विलेज पंचायत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि डीपीएसपी में इनका जिक्र किया गया है। अश्वघोषा, अ पोएट हु कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। द बुद्ध चरित्र लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ विच रूलर। किस रूलर के अंडर? ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। अश्वघोषा एक पोएट थे हु कंपोज्ड बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बुद्ध चरित्र। ये इनमें से किस रूलर के टाइम पर रहे हैं, ये पूछा गया है इसमें। गौतम पुत्र श्री सतान की नहीं, बिंदुसारा नहीं, बिंदुसारा नहीं, कनिष्क। ये किसके टाइम में रहे हैं? कनिष्का के टाइम में रहे हैं अश्वघोषा। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नेम नहीं है, ये थीम होगी। ये थीम। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। ठीक है, ओनली वन अर्थ। तो इस वीडियो में 40 क्वेश्चन हो गए। 40 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में रखे थे। तो अभी के लिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जो वीडियो है वो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।